हेलो स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 1 में जो बहुत सारे टॉपिक थे डिस्कस कर लिए थे। अब जो टॉपिक बच रहे हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है या फिर टेक्निक है जिसको ट्रेडर और इन्वेस्टर्स यूज़ करके अपनी सिक्योरिटी की परचेज जो उन्होंने करी है उसकी फ्यूचर प्राइस क्या होने वाली है या फिर किस डायरेक्शन में उसकी फ्यूचर प्राइस ट्रेंड करने वाली है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो सिक्योरिटी की पास्ट प्राइस रही है, जो इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू रही है, उसको वॉल्यूम को ट्रेंड को एनालाइज करके फ्यूचर के उसमें क्या वैल्यू होने वाली है इसके प्रिडिक्शन लगाए जाते हैं। हम चार्ट, हिस्टोग्राम, पैटर्न एक्सेट्रा इन सब का यूज़ करके टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाता है। इसमें कोई आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट, कंपनी के पेपर्स वगैरह की नीड नहीं होती है, इसलिए ये हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसके लिए ट्रेंड का होना ज़रूरी है, जो नेसेसरी टेक्नोलॉजी है उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि मेथोडोलॉजिकल बेसिस पे हम देख लेते हैं बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। फर्स्ट है इसमें प्राइस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। हम प्राइस किस ट्रेंड में मूव कर रहा है इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर आगे जाके एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी फ्यूचर प्राइस क्या होने वाली है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ट्रेंड अपवर्ड्स जा रहा है, इसका मतलब कि प्राइस बढ़ेगी। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड्स की तरफ है, मतलब कि प्राइस कम होगी। नेक्स्ट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, मतलब कि शेयर को बेचना है ताकि आप उसका मैक्सिमम प्रॉफिट अवेल कर सकें। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जब मार्केट फ्लक्चुएशन रहती हैं, अगर उसको आपको बेनिफिट लेना है उसका, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। लास्ट, रिस्क मैनेजमेंट। आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, अपने रिस्क को कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी आपको अच्छा रिटर्न देगी आप उसी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और ये सब कैसे होगा, जब आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होगा उस सिक्योरिटी के बारे में। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या मेजर डिफरेंस है, हम ये देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस इज मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा रहता है और ट्रेडिंग पर्पस के लिए टेक्निकल एनालिसिस। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में यही मेजर माइनर डिफरेंस जो भी बोला जाए यही है कि इन्वेस्टमेंट रहता है वो लंबे समय के लिए रहता है और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस यूज्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हु लुक एट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन असेट। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है फंडामेंटल एनालिसिस का, ओवर प्राइस और अंडर प्राइस जो सिक्योरिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, और ये आइडेंटिफाई करना कि उसकी वैल्यू कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाए तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो रहते हैं कि किस पॉइंट पे हमको एंट्री करना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, और किस पॉइंट पे हमें एग्जिट करना है, मतलब कि अपना इन्वेस्टमेंट निकालना है, शेयर को बेचना है, ये किया जा सकता है। एक फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो स्टॉक, बॉन्ड और डेरिवेटिव तक अप्लाई हो सकता है, इसकी यहीं तक लिमिटेशन रहती है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस जितने भी असेट मार्केट में अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उन सभी पे अप्लाई किया जा सकता है। अब डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज, बैलेंस शीट एंड सो ऑन। मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी के बारे में जो प्रेस रिलीज़ है, बैलेंस शीट है, उन सभी के बेसिस पे हम इसमें डिसीजन लेते हैं। एंड इसमें डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड वॉल्यूम एंड प्राइजेस। ट्रेड वॉल्यूम मतलब कि आपका वॉल्यूम कितना है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा वॉल्यूम में किया है, उसका सिक्योरिटी का प्राइस क्या है, एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का प्राइस किस डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, मूव कर रहा है, इसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। अब लॉन्ग पीरियड फंडामेंटल एनालिसिस है वो कई सालों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि 2 साल, 5 साल, 10 साल। और जो टेक्निकल एनालिसिस है ये बहुत शॉर्ट टर्म, शॉर्ट पीरियड के लिए किया जाता है। शॉर्ट पीरियड जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 10 दिन एक्सेट्रा। टॉपिक है हमारा द डो थ्योरी। डो थ्योरी को चार्ल्स डो के द्वारा बनाया गया है। डो थ्योरी हमको किसी भी सिक्योरिटी का फ्यूचर प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प नहीं करता है। आइदर ये हमको सिर्फ ये बताता है कि मार्केट ट्रेंड्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मोमेंट डिफाइंड बाय दो थ्योरिस्ट। इसमें सबसे फर्स्ट है प्राइमरी ट्रेंड, बुल और बियर मार्केट। बुल मार्केट मतलब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, बियर मार्केट मतलब कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है। सेकेंडरी ट्रेंड्स, मार्केट कोलैप्सेस और अपवर्ड सर्जेस लास्टिंग अ फ्यू वीक्स और मंथ। कुछ हफ्तों से लेके महीने तक मार्केट की क्या कंडीशन रहती है। कभी कभी मार्केट कई लंबे समय तक कोलैप्स रहता है, मतलब कि डाउनफॉल हो जाता है मार्केट का, और अपवर्ड सर्जेस मतलब कि मार्केट प्राइजेस सिक्योरिटी के बहुत अच्छे आते हैं, मार्केट इसकी अपर लेवल पे होता है। देन लास्ट है इसमें टेरिटरी मूव्स, लिटिल डेली फ्लक्चुएशन। इसमें आवरली बेसिस पे जो ट्रेंड रहते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, इनको
प्रिडिक्ट किया जा सकता है ताकि सिक्योरिटी की प्राइस को, फ्यूचर प्राइस को डिटरमाइन किया जा सके कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। आपका एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में ये माना जाता है कि कंपनी या फिर उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो उसका फ्री फ्लो होना चाहिए थ्रू आउट द मार्केट, और सभी इन्वेस्टर जो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं सभी को वो इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जानी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी उनका बिहेवियर होगा वो सभी का सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो सभी इन्वेस्टर को वो न्यूज़ मिलनी चाहिए जिन्होंने भी वो कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर न्यूज़ नेगेटिव है तो सभी इन्वेस्टर रैशनली बिहेव करते हुए वो कंपनी के जो शेयर हैं उनको बेच देंगे या फिर सेल कर देंगे, और अगर इसके कॉन्ट्रारी देखा जाए, अगर वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है मतलब कि सभी इन्वेस्टर चाहेंगे कि वो कंपनी के और शेयर खरीद लें और उसकी प्राइस मूवमेंट भी ऊपर अपर डायरेक्शन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। और वहीं नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से कंपनी के शेयर प्राइस डाउन होने की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। इसमें है इन एन इन्फॉर्मेशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट द प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑब्जर्व्ड एट द टाइम आर बेस्ड ऑन करेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम। जो करंट सिक्योरिटी का प्राइस है उसमें जो करंट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है अभी तक की, वो सभी का इवैल्यूएशन करके जो प्राइस है उसके प्राइस में इंक्लूड होना चाहिए। अगर किसी सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं मतलब कि सभी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, पॉजिटिव है, और किसी सिक्योरिटी के प्राइस डाउन हो रहे हैं मतलब कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में रिलीज़ की गई है। देयरफॉर इन एन एफिशिएंट मार्केट प्राइजेस इमीडिएटली एंड फुल्ली रिफ्लेक्टेड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जो सिक्योरिटी की प्राइस रहती है वही कंपनी की या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी रिवील करती है या रिफ्लेक्ट करती है। यही एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें मार्केट को एफिशिएंट इसीलिए कहा गया है क्योंकि सभी जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के शेयर के बारे में वो सभी इन्वेस्टर को मालूम है। सभी इन्वेस्टर एक ही तरीके का बिहेव करेंगे उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और सभी इन्वेस्टर एक ही तरीके का परचेज या फिर सेल डिसीजन लेंगे वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी, कंपनी की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में इंफॉर्मेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेशन में सभी तरीके की इंफॉर्मेशन इंक्लूड रहती हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। पब्लिक इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में जो सभी पब्लिक है उनको मालूम है। एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन मतलब जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स है या जो इंटरनल फोर्सेज है उनके बारे में या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ इंफॉर्मेशन जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, इंटरनल वर्कर हैं, उनको मालूम होती है, ये नॉर्मली पब्लिक को पता नहीं रहती है। नेक्स्ट सेमी स्ट्रॉन्ग, इसमें ऑल पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ऑल पब्लिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो नॉर्मल पब्लिक है, इन्वेस्टर्स है, ये उनको पता रहती है। एंड नेक्स्ट वीक फॉर्म ईएमएच, ऑल हिस्टोरिकल प्राइजेज एंड रिटर्न। वीक फॉर्म ईएमएच में ऑल हिस्टोरिकल जो कंपनी के प्राइजेज है, रिटर्न है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, इनको मालूम किया जाता है। वीक फॉर्म में ही हमको सबसे कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, इसी के साथ हमको सिक्योरिटी प्राइस को प्रिडिक्ट करना रहता है। और जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसी में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, तो इसमें प्रिडिक्शन लगाना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है। और टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट प्लेस या फिर वो प्लेटफॉर्म है जो बायर एंड सेलर को शेयर में, सिक्योरिटी में ट्रेड करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। ये एक मार्केट है जो रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटेड मीन्स कि इसको सेबी द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है, गवर्न किया जाता है। वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर टू ट्रेड इन सिक्योरिटी। इसमें बायर और सेलर सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी XYZ कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है। इसमें स्टॉक भी आ जाते हैं, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव और कमोडिटीज़ XYZ जो भी हैं वो सभी इंक्लूड हो जाती हैं। अब स्टॉक मार्केट में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के ही शेयर लिस्टेड रहते हैं, और इन्वेस्टर दोनों ही अपने पसंद के शेयर, जिस भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहें उसमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न अर्न कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर ट्रेड करवाने से पहले अपनी कंपनी की लिस्टिंग करवानी पड़ती है, अपने शेयर की लिस्टिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद ही वो शेयर जनरल पब्लिक या फिर इन्वेस्टर के लिए मार्केट में अवेलेबल किए जा सकते हैं परचेज सेल करने के लिए। अब देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक मार्केट है इंडिया में। सबसे फर्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट कंसीडर किया जाता है एशिया का, जो कि 1875 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसका भी हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है। इसमें भी आप गवर्नमेंट और पब्लिक कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ दोनों की सिक्योरिटी में ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सेबी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो स्टॉक मार्केट में हो रहे ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करती है, उनको गवर्न करती है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कोई भी फ्रॉड से उनको बचाना, उनके और इलीगल जो प्रैक्टिस हो रही है स्टॉक मार्केट में शेयर से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ब्लैक मार्केटिंग है उन पे बैन लगाना या फिर उनको रोकना। देख लेते हैं कि सेबी के कुछ फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, प्रमोटिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इन सिक्योरिटी मार्केट। इन्वेस्टर को एजुकेट करना सिक्योरिटीज़ के बारे में और इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इंटरमीडियरी मतलब कि शेयर ब्रोकर या फिर जो अंडर राइटर हैं जो कमीशन पे शेयर इशू करते हैं उनकी ट्रेनिंग करना। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। इनसाइडर मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का हो, जैसे कि डायरेक्टर, प्रमोटर एक्सेट्रा, इनको शेयर में ट्रेडिंग करने से रोकना, क्योंकि नॉर्मली जो इनसाइडर रहते हैं उनके पास सभी कंपनी की पब्लिक प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो सिक्योरिटी के प्राइस को रिफ्लेक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। लास्ट है कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, अंडरटेकिंग, इंस्पेक्शन, मतलब किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर को प्रोवाइड करना सिक्योरिटी के बारे में, कंपनी का इंस्पेक्शन करना कि उन्होंने शेयर जितने इशू करे हैं वो है भी कि नहीं मार्केट में अवेलेबल, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना, स्टॉक को ऑडिट करना, इंटरमीडियरीज एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना सिक्योरिटी मार्केट में जो भी ट्रेड कर रहे हैं। देखिए हमारा डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो एक ऐसी प्लेस होती है जहां इन्वेस्टर के ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसका बेसिक पर्पस यही रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके पेपर वर्क को मिनिमाइज़ करना है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में इसकी अकाउंटेबिलिटीज़ की रिलायबिलिटी को और इन्हेंस करना है। अब इंडिया में मेनली दो तरीके की डिपॉजिटरीज अभी करंटली एक्टिव हैं। फर्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL एंड सेकंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड दैट इज़ CDSL। NSDL सबसे फर्स्ट डिपॉजिटरी है जो इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी 1996 में, और CDSL है ये सेकेंडरी डिपॉजिटरी लिमिटेड है जो NSDL के बाद इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में। NSDL को IDBI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा प्रमोट किया जाता है, और CDSL है इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिला है सेबी के द्वारा, मतलब कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा 1990। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग वो ऑप्शन रहता है जो कंपनी अपने IPO लॉन्च करते वक्त यूज़ करती है। इसमें कंपनी इन्वेस्टर को एक प्राइस रेंज दे देती है, फॉर एग्जांपल 80 to 100। इसमें इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्राइस रेंज पे सिक्योरिटी को परचेज़ करना चाहते हैं। अगर वो फ्लोर प्राइस मतलब कि 80 पे परचेज़ करना चाहेंगे तो उनको रिटर्न और रिस्क भी उसमें कम मिलेगा, और अगर वो कैप प्राइस मतलब कि हाईएस्ट प्राइस है यहाँ पर 100, अगर उस अमाउंट पे परचेज़ करना चाहते हैं तो उनको रिस्क भी उतना ही रहेगा उसमें और रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। बुक बिल्डिंग मेथड प्राइस सिक्योरिटी के प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब हम कंपनी IPO ऑफ़र करती हैं तो उनको चाहे तो फिक्स्ड प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, दोनों मेथड को यूज़ करके भी नए IPO लॉन्च कर सकते हैं। बुक बिल्डिंग का बेनिफिट उठाने के लिए सबसे पहले कंपनी को इन्वेस्टर्स को अवेयर करना पड़ता है, उनको एजुकेट करना पड़ता है कि ऐसा भी कोई मेथड है जो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और नॉर्मली आप पे डिपेंड करता है, ऑक्शन बेसिस पे आपको ऑफ़र किया जाएगा कि जो प्राइस आप बिड करेंगे उसी प्राइस पे आपको सिक्योरिटीज़ शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे। हमारा टॉपिक है स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोविंग मैकेनिज़्म। इसमें इन्वेस्टर अपने इनएक्टिव पोर्टफोलियो या फिर शेयर किसी को सेल कर देते हैं, किसी अदर मार्केट पार्टिसिपेंट को, या फिर उनके इनएक्टिव पोर्टफोलियो और शेयर उनसे परचेज कर लेते हैं फॉर अ टिपिकल अमाउंट ऑफ फ़ी। ये नॉर्मली एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है और सिमिलर टू लोन, मतलब लोन जैसा ही होता है इसमें। अगर आपने किसी अपने स्टॉक किसी को सेल करे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए, एंड एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, जैसे कि किसी फिक्स इंटरेस्ट रेट जैसे कि 4% पर मंथ, तो उसी के जब तक वो एग्रीमेंट आपका एक्सपायर नहीं हो जाता, आपका जो बोरोवर है वो आपको वो 4% के रेट पे इंटरेस्ट अर्न करेगा, जो भी उसने पेमेंट या फिर इनकम आपके पोर्टफोलियो से कमाई होंगी उन पर। इसमें जो बोरोवर रहता है, जो शेयर परचेज़ करता है सेलर से, इन्वेस्टर से, वो नॉर्मली इसी इंटेंशन के साथ करता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फ्लक्चुएशन है शेयर मार्केट में उसका बेनिफिट अवेल कर सके इनएक्टिव पोर्टफोलियो से, सिक्योरिटीज़ से, और अपनी भी एक अच्छी एडिशनल इनकम जनरेट कर सके
इससे बोरोवर और लेंडर दोनों को ही बेनिफिट होते हैं। लेंडर को अपने इनएक्टिव पोर्टफोलियो पे इंटरेस्ट मिलता है बोरोवर के थ्रू एक फिक्स्ड टाइम के लिए, और जो बोरोवर रहता है उसकी एडिशनल इनकम होती है, और प्लस आपको इंटरेस्ट पे करके वो अपनी एडिशनल इनकम भी अर्न कर सकता है, और आपका टर्म एक्सपायर होने पर वो शेयर आपको वापस रिटर्न कर देता है। तो ऐसे ही दोनों पार्टीज़ बेनिफिट में रहती हैं बाय SLBM। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं अब देख लेते हैं। एडिशनल इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है आपके स्टॉक से, शेयर से। मल्टीपल स्टॉक, इसमें कोई भी स्टॉक इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, सिक्योरिटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह। नेक्स्ट, इनेबल शॉर्ट सेल। जब आपको लगे कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड जाने वाला है तो आप इनको शॉर्ट टर्म में सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो काउंटर पार्टी रिस्क, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है, एग्रीमेंट बेसिस पे होता है, तो कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहता है। सिर्फ इन्वेस्टर रहता है जो कि लेंडर रहता है, और एक बोरोवर रहता है जो अदर मार्केट पार्टिसिपेंट रहता है। इनके अलावा कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहता है, तो इसमें अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहती है और कोई फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। लास्ट है अवॉइड फिजिकल सेटलमेंट। इसमें आपको कोई फिजिकल पेपर वर्क की या फिर फिजिकल जाके खुद बोरो करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप डायरेक्टली स्टॉक SLB से भी परचेज कर सकते हैं फिजिकल सेटलमेंट को अवॉइड। साइड में आपका टॉपिक है रोलिंग सेटलमेंट। तो रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली एक ये सिस्टम होता है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज आपके ट्रांजेक्शन को इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव टाइमली वे में सेटल करने के लिए एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। रोलिंग सेटलमेंट NSE एंड BSE में T+2 होता है, मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन मंडे को हुआ है तो वो वेडनेसडे को सेटल होगा, मतलब कि 2 वर्किंग डेज़ के बाद। इसमें नेशनल हॉलीडे, NSE हॉलीडे, सैटरडे, संडे एक्सक्लूड किए जाते हैं। अगर फ्राइडे को आपका ट्रांजेक्शन हुआ है तो सैटरडे, संडे एक्सक्लूड करने के बाद वापस वो मंडे को ही सेटल किया जाएगा। देन नेक्स्ट, अगर ट्रांजेक्शन आपने ट्यूसडे को करा है तो वो थर्सडे को सेटल किया जाएगा, और ऐसे ही अगर आपने थर्सडे को ट्रांजेक्शन करा है तो फिर वो मंडे को सेटल किया जाएगा, क्योंकि उसमें फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमें एक्सक्लूड करने रहते हैं, क्योंकि वर्किंग डे नहीं कंसीडर किए जाते हैं NSE के रिगार्ड में। टॉपिक है ग्रीन शो ऑप्शन। तो ग्रीन शो ऑप्शन नॉर्मली कंपनी जब यूज़ करती है एट द टाइम ऑफ देयर IPO अलॉटमेंट। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि ओवर अलॉटमेंट के थ्रू IPO में जो रहता है हमारे शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है, तो शेयर की प्राइस स्टेबल करने के लिए, प्राइस फ्लक्चुएशन से सिक्योरिटी को बचाने के लिए कंपनी ग्रीन शो ऑप्शन यूज़ करती है। इसमें कंपनी अंडर राइटर्स को एडिशनल शेयर इशू करके जो है अपने ही शेयर परचेज़ करवाती है मार्केट में से, ताकि मार्केट में कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ सके, उसकी परचेज़ बढ़ सके, जिससे उसकी शेयर की प्राइस में भी स्टेबिलिटी आ सके। ग्रीन शू ऑप्शन टर्म सबसे फर्स्ट यूज़ किया गया था 1999 में बाय ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसमें इसकी ज़रूरत क्यों रहती है? सबसे फर्स्ट तो प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, सिक्योरिटी की प्राइस फ्लक्चुएट ना हो, उसकी प्राइस कम ना हो, कंपनी को लॉस ना हो, इसीलिए ग्रीन शू ऑप्शन अप्लाई किया जाता है। ये ऑप्शन रहता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको, मैंडेटरी नहीं है कि इसको अप्लाई किया ही जाए, ये ऑप्शन रहता है, चॉइस बेसिस पे रहता है। नेक्स्ट, मोर कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल जनरेट हुई है प्रमोटर को। नेक्स्ट, वे टू बायबैक एट ऑफर प्राइस। जब हमारा शेयर अपने जो एक्चुअल प्राइस है, जिस प्राइस पे हमने इशू करा था एट द टाइम ऑफ IPO, वो प्राइस पे वापस रिकवरी कर लेता है, तो हम अपने जो एक्स्ट्रा इशू जो शेयर करे थे, शेयर मार्केट में भेजे थे हमने अंडर राइटर्स को थ्रू, वो हम वापस बायबैक कर सकते हैं। कहते हैं कि पार्शियल, फुल एंड रिवर्स ग्रीन शू ऑप्शन क्या है। तो स्टूडेंट, पार्शियल ग्रीन शू ऑप्शन में जो 15% शेयर हैं उनका हम कुछ एक पार्ट वापस बायबैक कर सकते हैं, और जो फुल ग्रीन शो ऑप्शन है उसमें हम जितने 15% शेयर इशू करे थे, 15% याद रखिएगा, एक सीलिंग लिमिट होती है शेयर इशू करने की, एडिशनल शेयर अंडर राइटर्स को। तो फुल इसमें ऑप्शन, फुल ग्रीन शो ऑप्शन में हम पूरे 15% जो शेयर हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और रिवर्स ग्रीन शू ऑप्शन में देखा जाए तो जो एडिशनल शेयर थे वो वापस रिवर्स कर दिए जाएंगे उसी को जिसने ये इशू करे थे। फॉर एग्जांपल, प्रमोटर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने इशू करे हैं, तो अंडर राइटर वापस ही प्रमोटर को पूरे शेयर एज इट इज़ वापस कर देगा। टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजर। तो पोर्टफोलियो मैनेजर वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे उसका पोर्टफोलियो मैनेज करता है। बीच बीच में पोर्टफोलियो में अपग्रेडेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। अगर कोई सिक्योरिटी की अंडर वैल्यू सिक्योरिटी है तो उसको परचेज़ करता है, और जब वो सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ते हैं फ्यूचर में तो उनको सेल कर देता है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न उस पर अर्न किया जा सके। पोर्टफोलियो मैनेजर एक टीम के साथ वर्क करता है, और ये टीम रिस्पॉन्सिबल रहती है कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है, कौन सी सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन करके उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, और कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट जिनसे मिल सकें।
पोर्टफोलियो मैनेजर कैन टेक एन एक्टिव और पैसिव मैनेजमेंट रोल। पोर्टफोलियो मैनेजर जो रहते हैं एक्टिवली भी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और पैसिव मैनेजमेंट रोल भी पूरा करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग है वो एथिकल प्रिंसिपल या रूल्स जो एक पोर्टफोलियो मैनेजर को फॉलो करने होते हैं। इसमें फर्स्ट है बी फेयर इन ऑल डीलिंग विद क्लाइंट एंड स्टाफ विद हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी। अपने क्लाइंट और स्टाफ के साथ जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें आप जो सही इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही बताइएगा, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप मत दीजिए। नेक्स्ट, डिप्लॉय द मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट एज सून एज पॉसिबल। क्लाइंट से जो पैसा आपको रिसीव हुआ है सिक्योरिटी में पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप जितनी जल्दी हो सके वो पैसे को सिक्योरिटी में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दीजिए अपने पास, उसको ज़्यादा समय तक मत रखिए। थर्ड है आपका ऑल टाइम आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रखिए। फोर है इंश्योर प्रॉपर केयर एंड एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट। जो आप जजमेंट फॉर्म कर रहे हैं आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा क्या वो सही भी है या नहीं। आपका अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से पहले या डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद आप कॉन्फ्लिक्ट से बचिएगा। सिक्स्थ, इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल हिज कस्टमर। अपने ऑल जितने भी आपके कस्टमर हैं आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिएगा। सेवन, प्रोवाइड अनबियास्ड सर्विस बाय डिस्क्लोजिंग ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है जो मार्केट में इंफॉर्मेशन चल रही है सिक्योरिटी के बारे में, शेयर के बारे में, ये आपको क्लाइंट को रिवील करनी है एज इट इज़ जो उस फॉर्म में चल रही है मार्केट में। एंड जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, वो भी आप पहले ही स्पेसिफाई कर दीजिएगा कस्टमर को। आपका पोर्टफोलियो मैनेजर के क्या क्या रोल हो सकते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रोवाइडिंग की स्टेक होल्डर विद टाइमली असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो कंपोनेंट, पोर्टफोलियो लेवल इश्यूज एंड रिस्क दैट आर इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो से रिलेटेड उस रिस्क क्या हो सकते हैं, उसके रिटर्न क्या हो सकते हैं, उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये जो मेन एंटिटीज़ रहती हैं कंपनी में उनको इसके बारे में इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड टारगेट। जो आपके टारगेट थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने करा है उसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है इसको मेजर करना। थर्ड, मीटिंग लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो भी लीगल रिपोर्ट्स है, लाइसेंसिंग है, वो उनको फुलफिल करना। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सीनियर लेवल डिसीजन मेकिंग। सीनियर लेवल डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इन्फ्लुएंसिंग एक्टिव एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप एंगेजमेंट। एंड लास्ट है पार्टिसिपेटिंग इन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट रिव्यूज टू रिफ्लेक्ट सीनियर लेवल सपोर्ट लीडरशिप एंड इन्वॉल्वमेंट इन की डिसीजन। सीनियर लेवल को असिस्ट करना, कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, उनको लीड करना सिक्योरिटी के बारे में, ट्रेनिंग देना उनको, और जो भी डिसीजन मेकिंग एरियाज हैं वहाँ अपना एक सिग्निफिकेंट सारा पाँचों यूनिट का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।